हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो एग्ज़ाम्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आपकी प्रिपरेशन को और बढ़िया बनाने के लिए ये हम लेकर आ गए हैं आपकी पार्ट सेकेंड वीडियो। पार्ट 1 में हमने पहले ही क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था। आज हमें क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करना है। ये आपका कोड है BHIC 132, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम CE 300 to 1206। तो ये आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। 300 से 1206 ईस्वी तक की हिस्ट्री इसमें लिखी हुई है। इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये आपका एग्ज़ाम है 1 से 2 दिन बाद। तो हमने लास्ट वीडियो में पहले ही 5 तक डिस्कस कर लिया था। जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखी है वो वीडियो, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आपको PDF चाहिए हो इसका, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और उस पर कमेंट कर देना, मैं आपको भेज दूँगी। तो आपको PDF में भी मिल जाएगा ये। तो ये आपके जो भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको लर्न करके जाएंगे तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। पास होने के साथ साथ आप अच्छे से अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरे बुक का ओवरव्यू इसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके 5 साल से 6 साल से जो भी रिपीट हो रहे हैं बार बार, मैं वही समझा रही हूँ आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग टॉपिक्स इन दी अबाउट 250 वर्ड्स। क्या है, आपको इसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, उन पे 250 वर्ड के अंदर शॉर्ट नोट लिखना है। 250 वर्ड भी कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है, तो आप देख लेना इनसे कम ना लिखा जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला है चचनामा। चचनामा बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, हर बार ही ये क्वेश्चन आता है और इम्पॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना। देखो, एक बार आया था चचनामा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी चचनामा, डायरेक्ट लिखा था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक बार लिखा था थ्रो लाइट ऑन दी इम्पॉर्टेंस ऑफ द चचनामा एज दी हिस्टोरिकल सोर्स। फिर एक बार क्वेश्चन बन के आया था यही क्वेश्चन आपको, उसमें लिखा था थ्रो दी लाइट ऑन दी इम्पॉर्टेंस ऑफ चचनामा एज दी हिस्टोरिकल सोर्स। क्या है कि आपको मतलब इसमें गौर करके दिखाना है, मतलब प्रकाशित करके दिखाना है कि कैसे चचनामा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारी हिस्टोरिकल बातों का। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। चचनामा है क्या? चचनामा एक टाइप की बुक है जिसके अंदर हिस्ट्री की काफ़ी सारी बातें लिखी हुई हैं। तो देख लेते हैं आंसर। पहले आप हेडिंग डालेंगे, द चचनामा। It is a historical document that provides us the valuable insight into the early Islamic period of South Asia। क्या है, ये एक टाइप की डॉक्यूमेंट्री थी, मतलब बुक थी जो ये लिखी गई थी। डॉक्यूमेंट पेश करती है ये कि कैसे इस्लामिक पीरियड साउथ एशिया में कैसे उसका आगमन हुआ था, उसके बारे में ये बताती है, सारी चीज़ों के बारे में। द चचनामा इज़ द पर्शियन लैंग्वेज बुक दैट वॉज रिटन इन द 13th century बाय एन ऑथर नेम्ड अली अहमद। क्या है, जो ये चचनामा बुक थी, ये एक पर्शियन लैंग्वेज में लिखी हुई बुक थी और ये 13वीं शताब्दी में लिखी गई थी अली अहमद के द्वारा ये लिखी गई थी। द क्रॉनिकल इवेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द अरब इन्वेजन ऑफ सिंध इन दी 7th century। क्या है, जो ये बुक है, इस बुक के अंदर बताया गया है कि कैसे 7वीं शताब्दी के अंदर सिंध के राजा थे जो, उनके ऊपर आक्रमण किया गया था अरब के द्वारा इन्वेशन हुआ था वहाँ पे, और उसके इतिहास को ये दर्शाती है। क्रॉनिकल मीन्स इतिहास। द बुक इज़ नेम्ड आफ्टर द अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम अंकल चच हु वॉज अ रूलर ऑफ द सिंध एट दैट टाइम। क्या है, ये बुक किसके नाम पे लिखी गई थी? जब अरेबियन ने उन पे हमला किया था ना सिंध पे, तो ये मोहम्मद बिन कासिम वहाँ के उस टाइम पे राजा बन चुके थे, वहाँ के जनरल बन चुके थे, सिपाही थे। तो इनका अंकल थे चच, चाचा थे चच, उनके नाम पर ये चचनामा नाम रखा गया था बुक का। द चचनामा is an important historical source because it provides us the detailed account of the Arabian invasion of the Sindh। क्या है, जो चचनामा है वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स है हमारे लिए, क्योंकि ये हमें सारी की सारी डिटेल प्रोवाइड करती है कि कैसे अरब सिंध के अंदर घुसे थे और कैसे इन्होंने उन सिंध के राजा को हराया था। It tells us about the political and social condition of the region at that time and how the Arab forces to conquered and ruled over it। क्या है, ये बुक हमें सारी चीज़ें बताती है कि कैसे अरब ने सिंध के ऊपर आक्रमण किया और कैसे आक्रमण करने के बाद सिंध के राजा को हरा दिया था, और किस तरीके से वहाँ के पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन कैसी थी उस टाइम पे, और कैसे अरब ने फोर्स किया था वहाँ के राजे को हराने के बाद, वहाँ विजय प्राप्त करने के बाद कैसे सारी जनता पे रूल किया था। वो सारी चीज़ें ये बुक के अंदर लिखी हुई हैं। द बुक ऑल्सो गिव्स अस एन इंसाइट into the religious belief and practices of the people of Sindh before the Arab invasion। क्या है, ये जो बुक है वो एक इस्लामिक टाइम
टाइम की है, तो उसमें हमें सारी चीज़ें ये पता चलती है कि कैसे वो रिलीजियस में इतना बिलीव करते थे, रिलीजन के अंदर, धर्म के अंदर बिलीव करते थे, और कैसे उसको मानते थे सिंध के अंदर अरब के आने से पहले। The Chachnama is also significant because it was written by the Muslim author who lived several centuries after the event he described. क्या है, जो चचनामा बुक है वो इसलिए भी ज़्यादा चर्चे में रही है क्योंकि ये लिखने वाले जो ऑथर थे वो थे मुस्लिम, अली अहमद। तो इन्होंने जब लिखी थी ये बुक, उसके भी बहुत सारे सेंचुरी के तक ये जिए थे, मतलब सेवरल सेंचुरीज तक ये रहे। इसीलिए इस बुक से ये पता चलता है कि बायस्ड नहीं थे, इन्होंने सारी चीज़ें जो भी लिखी उसमें रियल लिखी। दिस मीन्स दैट हिज अकाउंट इज़ नॉट बायस्ड टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर साइज और प्रोवाइड बैलेंस व्यू ऑफ द इवेंट। क्या है, ये सेवरल सेंचुरीज तक जिए, इवेंट होने के बाद जब इन्होंने लिखी उसके बाद भी ये काफ़ी सालों तक जिए। इसीलिए ये क्या दर्शाता है कि उस टाइम पर इन्होंने कोई बायसनेस नहीं करी होगी, कोई भेदभाव नहीं किया होगा, और दोनों के पढ़ने को एक तरीके से लिखा होगा कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को ठीक से लिखा होगा, किसी के साइड ज़्यादा नहीं बहे होंगे। द बुक ऑल्सो कंटेन्स रेफरेंस टू दी अदर हिस्टोरिकल सोर्सेज विद द मेक इट वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ द हिस्ट्रियन स्टडिंग दिस पीरियड। क्या है, जो ये बुक थी ये इसके अंदर डिफरेंट टाइप के और हिस्टोरिकल सोर्सेज मिल जाते हैं हमें, जो कि हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। इन कंक्लूजन, द चचनामा इज़ एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल source that provide with us a valuable insight into the early Islamic period of the South Asia। आप कंक्लूजन में यही लिखेंगे कि जो चचनामा थी वो एक टाइप की बुक थी, पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी, और एक इम्पॉर्टेंट बुक थी जो हमें इस्लामिक टाइम के बारे में बताती है कि साउथ एशिया में कैसे इस्लामिक इन्वेशन हुआ था। It detail account the Arab invasion of the Sindh help us to understand the political, social and religious condition of the region at that time। क्या है, जो ये बुक है ये हमें ये भी बताती है कि कैसे अरब वहाँ पे घुस गए थे सिंध में, और कैसे उनको हराया था, और उस टाइम पे वहाँ की पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस कंडीशन कैसी थी, ये सारी चीज़ें हमें इस बुक के माध्यम से पता चलती है। इट्स ऑथर अनबायस्ड व्यू एंड रेफरेंसेस to other sources make it valuable resource for the historian studying this period। क्या है, जो ये इसके लिखने वाले एक मुस्लिम थे और उनका अनबायस्ड थे, वो मतलब उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था अनबायस्ड था। ये नहीं कि उन्होंने सिंध के बारे में ज़्यादा अच्छा बताया और अपने बारे में बुरा बताया, उन्होंने दोनों के बारे में ही बताया सारी चीज़ें। तो ये एक अच्छी वैल्यूएबल रिसोर्स है जो सारे के सारे हिस्टोरियन स्टडी करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये चचनामा के ऊपर हर बार आता है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये आप हिंदी में भी देख लीजिए, हिंदी वाले बच्चे, मैंने हिंदी में समझा दिया, ये मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसमें भी हिंदी में थोड़ी लैंग्वेज अटपटी लगे, क्योंकि मैंने गूगल ट्रांसलेट से वो किया है, ठीक है। तो आपको मेरी हिंदी लैंग्वेज तो समझ ही आ गई होगी, है ना। स्टार्ट करते हैं। सेकेंड, किंग एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर द गुप्ता रूल। क्या है, गुप्ता रूल के ऊपर बड़ा आता है, मतलब पोस्ट गुप्ता पीरियड के ऊपर भी बहुत आता है, मतलब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या पूछा है कि जो वहाँ के राजा थे और काउंसिल मिनिस्टर्स थे गुप्ता रूल के अंदर, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। पहले हेडिंग डालेंगे आप, द किंग एंड काउंसिल मिनिस्टर अंडर द गुप्ता रूल। गुप्ता रूल के अंडर जो भी काउंसिल मिनिस्टर और किंग्स थे उनके बारे में आप बता रहे हैं, ठीक है। पहले आप स्टार्ट करेंगे कैसे, द गुप्ता डायनेस्टी वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड प्रॉस्पिरियस एम्पायर इन द एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी थी और बड़ी समृद्ध डायनेस्टी थी उस टाइम की, और पावरफुल भी थी। The king was considered the head of the state and ultimate decision maker। क्या है, जो वहाँ का राजा था उसको ही सारे डिसीज़न मिलते थे, मतलब सारा वही हेड होता था वहाँ का राजा ही, और वही सारे डिसीज़न लेता था और बनाता भी वही था। He was responsible for maintaining law and order, protecting the kingdom from external threat and ensuring the welfare for the his subject। क्या है,
वही जो राजा था वही रिस्पॉन्सिबल था कि वहाँ के लॉ और ऑर्डर सारी चीज़ें वही बनाएगा, कि कानून कैसे रहेंगे, उनको कानून बनाना और उसकी व्यवस्था करना भी उसी का काम था। और कोई बाहर से लोगों को खतरा ना हो, थ्रेट ना मिले, उसको इंश्योर करना भी राजे का ही काम था। ठीक है। However, the king could not do anything alone। क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो राजा है वो अकेले ही सारी चीज़ें नहीं कर सकता। That's why where the council of minister come in। क्या है, इसी वजह से काउंसिल मिनिस्टर की भागीदारी आती है इसके अंदर। द काउंसिल कंसिस्टेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ एडवाइजर हु वर अपॉइंटेड बाय द किंग टू असिस्ट हिम इन द गवर्निंग द किंगडम। क्या है, जो उसके अंदर काउंसिल मिनिस्टर का फिर भाग आता है कि राजा अकेले तो सारी चीज़ें नहीं कर सकता, तो उसको काउंसिल मिनिस्टर चाहिए जो उसको सलाह दे सकें, काम करवा सकें उसको। तो इसीलिए उस टाइम पे काउंसिल मिनिस्टर का रोल आता है इसके अंदर। काउंसिल मिनिस्टर राजा के द्वारा ही चुना जाता है और वो राजा को हेल्प करता है, एडवाइस देता है कि कैसे उसको सारे रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं और कैसे अपने किंगडम को चलाना है। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क सच एज कलेक्टिंग टैक्सेस, मेंटेनिंग रिकॉर्ड एंड मैनेजिंग आर्मीज़। क्या है, जो ये मिनिस्टर्स थे, मिनिस्टर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कि वो डिफरेंट टाइप के जो भी टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करें, कि हाँ भाई जितने भी टाइप के टैक्स वगैरह लेने हैं, वसूली करनी है, वो ही करके लेके आते थे। मंत्री वगैरह अपने सेना को भेजते थे और मेंटेन भी करते थे सारे डिफरेंट टाइप के रिकॉर्ड्स को, और सारी आर्मी को भी वही संभालते थे। ठीक है, देख लेते हैं आगे। द काउंसिल वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग पॉलिसीज एंड लॉ दैट वुड बेनिफिट द किंगडम एज होल। क्या है, जो काउंसिल थी वही रिस्पॉन्सिबल थी कि भाई यहाँ ड्राफ्टिंग पॉलिसीज़ वो बनाए। मतलब ड्राफ्टिंग पॉलिसीज़ का मतलब ये हो गया कि वो एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा है कि ऐसे ऐसे पॉलिसीज़ बननी चाहिए। वैसे तो फाइनल डिसीजन तो राजा ही लेगा वहाँ का कि हाँ बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो इनका जो काउंसिल थी उनका काम था कि ये पहले ड्राफ्टिंग तैयार कर लें कि कैसे पॉलिसीज़ और लॉ बनाना है हमें। They would discuss important matter with the king and provide him their एक्सपर्ट ओपिनियन। फिर क्या है, जो ये लॉ वगैरह बना लेते थे फिर वो किंग के साथ डिस्कस करते थे, राजा के साथ, और अपने ओपिनियन रखते थे कि भाई हाँ हमें ऐसे करना चाहिए या वैसे हमें कानून लाने चाहिए। हाउएवर इट वाज अल्टीमेटली अप टू द किंग टू मेक द फाइनल डिसीजन। फिर भी जैसे राजा को बताते थे वो, फिर भी राजा के ऊपर ही था सारी चीज़ कि हाँ भाई उसको फाइनली वो बनाना है या नहीं बनाना है लॉ या नहीं। तो सारा कुछ राजा पर ही डिपेंड करता था कि वो बनाएगा या नहीं बनाएगा। वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द गुप्ता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इट वॉज द मेरिट बेस्ड सिस्टम। जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात क्या है गुप्ता पीरियड की, कि जो इनके मिनिस्टर्स लिए जाते थे, चुने जाते थे, वो ना मेरिट बेस पे चुने जाते थे। जैसे हमारा स्कूलिंग सिस्टम था ना कि मेरिट बेस पे चुनेंगे कि हाँ भाई किसके कितने नंबर हैं, वैसे ही इस टाइम पे भी चुना जाता था। दिस मीन्स दैट इंडिविजुअल्स वर अपॉइंटेड बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड एबिलिटी रादर देन देयर सोशल स्टेटस और फैमिली बैकग्राउंड। क्या है, इसका मतलब क्या था कि मेरिट बेस पे चुनने का मतलब ये था कि जो भी वो काउंसिल को चुनेंगे, मिनिस्टर्स बनाएंगे अपने दरबार में, वो उनकी स्किल कितनी अच्छी है और उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं उसको देखकर चुनते थे, ना कि कौन से स्टेटस से वो बिलोंग करते हैं या फिर कैसा बैकग्राउंड है उसको नहीं देखा जाता था, बल्कि उनकी स्किल्स और एबिलिटीज़ को देखते थे। दिस अलाउज फॉर द टैलेंटेड इंडिविजुअल फॉर ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ टू सर्व इन द इम्पॉर्टेंट पोर्शंस। क्या है, इसीलिए जब मेरिट बेस पे इनका सिलेक्शन होता था, इसीलिए ना बाकी जो भी टैलेंटेड लोग थे उनको बहुत मतलब वैसे फील होता था कि हाँ हमें भी चांसेस मिलेगा, और वो उभर के आते थे। इन कंक्लूजन, तो ये एक इम्पॉर्टेंट था, कंक्लूजन में आप वही लिख देंगे जो अभी तक पढ़ा है कि शॉर्ट में बना के। द कंक्लूजन, द किंग एंड काउंसिल मिनिस्टर अंडर द गुप्ता रूल प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द गवर्निंग वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पिरियस एम्पायर इन द एशियन हिस्ट्री। एशियंट इंडिया के अंदर जो किंग और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे गुप्ता के एम्पायर के, वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, और इनका जो एम्पायर था वो भी बड़ा समृद्ध था। While king was the ultimate decision maker, he relied heavily on the council to assist him in the various administrative tasks
एंड पॉलिसी मेकिंग। क्या है, वैसे देखा जाए तो लास्ट में डिसीजन तो किंग को ही लेना है, राजा को ही लेना है, फिर भी वो डिपेंड रहता है कि भाई उसके काउंसिल मिनिस्टर जो भी हैं वो उसको पॉलिसीज़ बनाने में और उसके काम करने में हेल्प करे। मेरिट बेस्ड सिस्टम ऑल्सो इंश्योर दैट द टैलेंटेड इंडिविजुअल्स वर ऑल बैकग्राउंड कुड सर्व इन द इम्पॉर्टेंस पोर्शन। क्या है, जो इनका सिलेक्शन होता था मेरिट बेस पर, वो भी एक इम्पॉर्टेंट था और अच्छा था कि जो इंश्योर करता था कि टैलेंटेड लोगों को मौका मिल सके, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से, और वो सर्व कर सके अपना रोल के किंग के साथ। ठीक है, तो ये आपका ख़त्म हुआ, ये आप हिंदी में देख लीजिए एक बार। फिर चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चोला एडमिनिस्ट्रेशन। चोला एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। नहीं, चोला के प्रशासन क्या है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। व्हाट वर दी साइलेंट फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दी चोलाज। देखो एक बार ऐसे आया, साफ साफ उसने लिख दिया कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिख दीजिए। फिर दूसरी बार पूछा व्हाट वर दी साइलेंट फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दी चोलाज, कि साइलेंट फीचर क्या थे चोला के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो बताने हैं आपको। दूसरी तरीके से उसने थोड़ा लंबा कर दिया क्वेश्चन को, पर मतलब वही बैठ रहा है घुमा फिरा के। तीसरी बार पूछा राइट अ नोट ऑन दी चोला एडमिनिस्ट्रेशन, कि एक नोट लिखिए कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं, वो लिखिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 3 बार रिपीट हुआ है। तो आप आंसर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। द चोला एडमिनिस्ट्रेशन वर अ डायनेस्टी दैट रूल इन द साउथ इंडिया फ्रॉम CE 300 to 1206. Their administration were known for being efficient and well organized. क्या है, जो चोला राजवंश था 300 से 1206 ईस्वी तक था, और इनका रूल डायनेस्टी जो भी था, शासन था, वो साउथ इंडिया के साइड ज़्यादा था, और जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल एफिशिएंट और वेल ऑर्गेनाइज टाइप में रहता था। वन ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ द चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इट सेंट्रलाइजेशन। सबसे एक इसका साइलेंट फीचर क्या है कि ये सेंट्रलाइज था, बिल्कुल सेंट्रलाइज मीन जो मैंने बोला था कि एक ही किंग के पास उसकी सारी पावर रहेंगी, जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया भी था कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है। द किंग वॉज एट द टॉप ऑफ द हायरार्की एंड ही हैड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु एडवाइज हिम ऑन दी वेरियस मैटर, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा कि क्या है, सबसे ऊपर होता था टॉप पर के किंग होगा, और उसके काउंसिल मिनिस्टर भी उसका साथ देते थे कि उसको कौन कौन सी चीज़ों में एडवाइस देना है और क्या क्या पॉलिसीज़ बनाने, उसमें इसके काउंसिल मिनिस्टर साथ देते थे। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस ईच ऑफ विच वॉज गवर्न बाय द गवर्नर अपॉइंटेड बाय द किंग। क्या है, जो इनका किंगडम था ना वो डिफरेंट टाइप के क्षेत्रों में बटा हुआ था, और हर एक क्षेत्र को उसका किंग दिया गया था, किंग के द्वारा, मतलब किंग नहीं मतलब गवर्नर दिया गया था कि इस क्षेत्र का गवर्नर ये होगा, इसका ये होगा, मतलब किंग के द्वारा डिफरेंट टाइप के क्षेत्रों में बांट दिया गया था इसका पूरा किंगडम, और उसमें हर एक क्षेत्र में इसको एक गवर्नर दे दिया गया था कि वो ही उसको चलाएंगे। Another important aspect of चोला एडमिनिस्ट्रेशन वॉज देयर सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है चोला एडमिनिस्ट्रेशन का, कि कैसे ये रेवेन्यू अपना कलेक्ट करते थे। दे हैड वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ टैक्सेशन दैट इंक्लूड लैंड रेवेन्यू, कस्टम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन द ट्रेड और कॉमर्स। क्या है, जो ये क्या करते थे कि कर लेते थे, टैक्स लेते थे लोगों से, जो भी लैंड के ऊपर रेवेन्यू मिलता था उससे कवर कर लेते थे, टैक्स लेते थे, कस्टम ड्यूटी के ऊपर भी टैक्स लेते थे, और ट्रेड और जो भी कॉमर्स के अंदर चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ों में अर्थव्यवस्था के अंदर सहभागी थे जो भी लोग, उससे टैक्स लेते थे। ठीक है, हाँ, The Cholas were also known for their impressive navy, which helped them to expand their territory through the maritime trade to consist। क्या है, जो इनके चोला के पास ना एक इम्प्रेसिव नेवी भी थी, मतलब जो इनका नेवी था वो भी बड़े इम्प्रेसिव थे, क्योंकि इन्होंने उनकी बहुत हेल्प करी कि अपनी टेरिटरीज़ को और एक्सपेंड कर सकें और बढ़ा सकें। जैसे कि इनकी जो टेरिटरीज़ थी मराइन ट्रेड से लेकर उन्होंने वहाँ पे भी विजय पाई और वहाँ पे भी अपना किंगडम फैला लिया। They had a system of
शिप बिल्डिंग एंड मैराइटाइम ट्रेड दैट वाज अनमैच्ड इन देयर टाइम। क्या है, जो ये थे ना, नेवी थी इनकी, वो बहुत इम्प्रेसिव थी। उन्होंने क्या किया, एक शिप बिल्ड करी थी, एक बहुत बड़ी शिप बनाई थी, और जो कि उस टाइम के मुताबिक अभी तक कहीं भी मैच नहीं हो पाई है, मतलब बिल्कुल ही अजूबा टाइप में थी वो। ठीक है। फाइनली द चोलाज वर पैट्रोन्स of art and literature, and they established centers of learning and culture throughout their kingdom। क्या है, जैसे कि आप पहले ही जानते हैं कि चोला क्या थे, वो आर्ट और कल्चर को संरक्षण करते थे, इसीलिए उन्होंने डिफरेंट टाइप के सेंटर्स भी बनाए जहाँ पे लोग लर्निंग कर सके, कल्चर और मतलब अपने कल्चर को जान सके और उनको ज्ञान मिल सके। उन्होंने डिफरेंट टाइप के सेंटर बनाए इस चीज़ के लिए। दे इनकरेजेड the development of Tamil literature, music, dance, architecture, which helped to create a rich culture heritage that survived to the day। क्या है, इन्होंने इनक्रेज किया लोगों को कि तमिल लिटरेचर को भी डेवलपमेंट में लाया जाए, और डांस, म्यूज़िक और आर्किटेक्चर को भी बहुत बढ़ावा दिया, ताकि लोग इसमें क्रिएटिव हो सकें और अपने सर्वाइवल के लिए रिच बन सकें, अपने कल्चर को भी जान सकें। In conclusion, Chola's administration was characterized by the centralization, efficient revenue collection, a strong navy, and the focus on the culture and learning। क्या है, आप वही लिखेंगे इसमें कॉन्क्लूजन में कि क्या है, चोला एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सेंट्रलाइज था, और ये डिफरेंट टाइप के रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, टैक्स लेते थे, इनके पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी सिस्टम भी था, और ये मेनली फोकस करते थे कल्चर और लर्निंग के ऊपर। इट्स नो वंडर दैट दे आर रिमेंबर एज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायनेस्टी ऑफ द इंडिया। क्या है, हमें ये जानने में आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी इनको अभी भी इतनी चीज़ें नहीं होने के बाद, मतलब क्या है कि इतने ये शासक थे, तो इनको अभी भी याद कर सकते हैं, हम लोग याद करते हैं एक ग्रेटेस्ट डायनेस्टी के तौर पे अपनी इंडियन हिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए हिंदी में भी। मैं आपको बता देती हूँ, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को समझाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट फिर भी आप कोशिश कीजिए समझने का। नहीं आए तो आप खुद से बैठ के पढ़िएगा। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, जितना मुझसे हो पा रहा है, क्योंकि मैंने 10th से पहले ही बस पढ़ी थी सोशल साइंस, और उसके बाद अब काफ़ी टाइम हो गया तो इतना याद नहीं है, बट फिर भी मैं जितना हो पा रहा है करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4, स्टेटस ऑफ वुमेन इन दी पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड के ऊपर ना आपको 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर दिखेंगे। 2 से 3 में नहीं दिखे तो एक तो पक्का दिखेगा, गारंटेड मान लीजिए आप, कि क्या है, आपको स्टेटस बताना है कि वुमेन का क्या स्टेटस था पोस्ट गुप्ता पीरियड के टाइम पे, वो लिखना है। तो देख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे पहले, द स्टेटस ऑफ वुमेन इन दी पोस्ट गुप्ता पीरियड। ड्यूरिंग दिस टाइम वुमेन स्टेटस वेरिड डिपेंडिंग ऑन देयर सोशल क्लास एंड रीजन। क्या है, इस टाइम पे जो गुप्ता का टाइम था, पोस्ट गुप्ता पीरियड था, उस टाइम पे क्या था, वुमेन का स्टेटस वेरी करता था, ये डिपेंड करता था कि उसका सोशल क्लास कैसी है, या कौन से रीजन से वो बिलोंग करती है, उस पर डिपेंड करता था, मतलब किस बैकग्राउंड से आती है, कास्ट क्या है, उस चीज़ पर डिपेंड करता था। वुमेन फ्रॉम दी हायर कास्ट हैड मोर राइट्स एंड प्रिविलेजेस कंपेयर टू दोज फ्रॉम दी लोअर कास्ट। क्या है, जो वुमेन वैसे आती थी, अपर कास्ट से आती थी, बहुत ऊंची कास्ट से आती थी, उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलते थे एज़ कंपेरिजन टू दी जो लोअर कास्ट के लोग थे उनसे। हाउएवर ओवरऑल वुमेन हैज़ लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दी एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर देखा जाए ओवरऑल तो उस टाइम भी वुमेन के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि वो एजुकेशन ले सकें, एम्प्लॉयमेंट ले सकें, बट फिर भी थोड़ा बहुत था, बट इतना नहीं था जो आज है। In terms of marriage, child marriage was prevalent and women were expected to be obedient to their husband। क्या है, उस टाइम पे क्या था कि मैरिज के तौर पे अगर देखा जाए तो उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज बहुत चलती थी, मतलब बाल विवाह बहुत होता था, प्रचलित था बिल्कुल बाल विवाह, और वुमेन से ये एक्सपेक्ट करा जाता था कि वो अपने हस्बैंड की एक एक बात माने। However, there were instances where वुमेन हैड द राइट टू चूज़ देयर ओन पार्टनर्स। क्या है, अगर देखा जाए तो इंस्टेंस मीन्स एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल है हमारे पास कि वो उस टाइम पे वुमेन को राइट था
मतलब अधिकार था कि वो अपने पार्टनर को चूज़ कर सकते हैं। ये उदाहरण में पहले दिया गया है, जैसे कि पहले के राजा महाराजा अपना बेटियों का स्वयंवर वगैरह कराते थे, तो ऐसे उनके पास अधिकार था कि वो अपना पार्टनर चूज़ कर सकें। पर हर एक इंसान को नहीं था, क्योंकि वो भी वेरी कर रहा है ना कि कौन सा अपर कास्ट में है, कौन सा लोअर कास्ट में है, कौन कितना अमीर है, तो उस पर डिपेंड करता था कि वो अपना पार्टनर चूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वुमेन ऑल्सो प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन दी रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। क्या है, वुमेन ने भी ना अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था रिलीजियस और कल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर। They were involved in various ritual festivals and has opportunities to become priestesses in their community। क्या है, ये एक अपने कल्चर और रिलीजन में भी इनका इम्पोर्टेंट रोल है, और साथ ही साथ ये अपने रिचुअल और फेस्टिवल में भी इन्वॉल्व रहते हैं। अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्हें कि ये भी कभी पुरोहित या पुजारिन बन सके। पुजारिन मतलब होता है कि पुजारिन बन सके अपने कम्युनिटी के लिए, इनके पास कभी कभी अपॉर्चुनिटी होती है। डिस्पाइट दीज limited opportunity, some women manage their break through social norms and achieve success in fields such as literature, music and dance। इतनी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी कुछ वुमेन ऐसी थी जो ये सारी बंदिशों को तोड़ के, सारे नॉर्म्स को तोड़ के वो अपना सक्सेस पा ही लेती थी कि भाई हाँ उन्हें लिटरेचर में आगे जाना है या म्यूज़िक में जाना है, डांस में जाना है। तो मतलब जो अमीर होंगी या फिर जो वैसे थी जिन्हें स्वाभिमानी थी कि भाई हाँ हमें कुछ करना है, तो वो उस टाइम पे भी कर लेती थी। ठीक है, तो हर एक वुमेन ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही पीछे रह गई थी। तो वुमेन की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, उसके नॉलेज पे और उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि वो कितना क्या बर्दाश्त कर सकती है। ओवरऑल द स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड वॉज कॉम्प्लेक्स एंड वेरी डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर। क्या है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो वुमेन का स्टेटस पोस्ट गुप्ता पीरियड में यही था, बहुत कॉम्प्लेक्स भी था और साथ ही साथ डिपेंडिंग था कि कैसे कैसे फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर सकते हैं, कि वो कौन से कल्चर से आ रही है, कौन से बैकग्राउंड से आ रही है, ये सारी चीज़ें पे डिपेंड करता था उसका स्टेटस। डिस्पाइट द लिमिटेशंस वुमेन मैनेज टू मेक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी सोसाइटी एंड कल्चर। इतनी लिमिटेशन अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी, इतनी पाबंदियाँ होने के बाद भी वुमेन के ऊपर, फिर भी वुमेन मैनेज कर लेती थी कि उनको कैसे अपनी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना है और अपने कल्चर की तरफ कंट्रीब्यूशन अपना देना है। तो ये वुमेन की स्टेटस था उस टाइम पे, तो आप समझ गए होंगे। तो आप इसको हिंदी में भी देख लीजिएगा एक बार। अब जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, मैं तो पूरा कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने का, आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। नहीं आ रहा तो उसको दोबारा पढ़िए, PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। और थोड़ा आपको मेरी मेहनत दिख रही हो कि भाई हाँ ये इस बैकग्राउंड से भी नहीं है, फिर भी हेल्प कर रही है कि बच्चे फेल ना हो जाएं, तो थोड़ा बहुत कमेंट कर दिया करो ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए ऐसी वीडियो लाऊँ। 5th देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ग्रोथ ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। क्या है, गुप्ता पीरियड के ऊपर क्वेश्चन आता ही है, बहुत रिपीट होता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या पूछा गया है कि लिटरेचर की ग्रोथ कैसे थी, किस तरीके से थी गुप्ता पीरियड के टाइम पे, वो आपको बताना है। एक बार ऐसे पूछा, दूसरी बार कैसे पूछा, डिस्क्राइब द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। क्या है, दूसरी बार भी तो वैसे ही पूछ रहा है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट बताना है आपको लैंग्वेज और लिटरेचर का गुप्ता पीरियड के टाइम पर। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आंसर देख लेते हैं। द गुप्ता पीरियड, पहले आप हेडिंग डालेंगे, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, के लैंग्वेज और लिटरेचर का ग्रोथ कैसे था गुप्ता पीरियड के टाइम पे, वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, स्टार्ट करना है। ड्यूरिंग दिस टाइम संस्कृत वॉज द प्राइमरी लैंग्वेज यूज फॉर द लिटरेचर एंड कम्युनिकेशन। क्या है, जो इस टाइम था, जो ये टाइम था गुप्ता पीरियड का टाइम, इस टाइम पे क्या था, संस्कृत को ही प्राइमरी लैंग्वेज मानते थे, लिखने के लिए भी, लिटरेचर के लिए भी, पढ़ने के लिए भी और कम्युनिकेट करने के लिए भी। द गुप्ता एम्पायर वॉज नोन फॉर द पैट्रोनेज ऑफ आर्ट विच लेड टू द फ्लरिशिंग ऑफ लिटरेचर। क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि जो गुप्ता एम्पायर था वो बिल्कुल संरक्षक था आर्ट का, कला का, और जिसकी वजह से उनकी लिटरेचर भी बड़ी फूली फली आगे जाके। मैनी लिटरेरी वर्क्स वेयर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्लूडिंग द फेमस प्ले कालिदास सच एज शकुंतला एंड विक्रम उर्वशी। क्या है, इस टाइम पे ना बहुत सारे साहित्य किए गए। लिटरेरी क्या होता है, साहित्य, बहुत सारे साहित्य लिखे गए
जो कि बहुत फेमस थे, कालिदास द्वारा भी लिखे गए थे, जैसे कि शकुंतला और विक्रम उर्वशी। ठीक है, तो ये साहित्य भी लिखे गए थे उस टाइम पे। द गुप्ता पीरियड ऑल्सो सॉ द रेज ऑफ पुराण्स विच आर इम्पॉर्टेंट हिंदू टेक्स्ट दैट कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस। क्या है, जो गुप्ता पीरियड था इस टाइम पे ना पुराण भी बहुत प्रचलित थे, पुराण को भी बहुत माना जाता है। जैसे पुराण पुराण हम नहीं पढ़ते कि पुराणों में क्या लिखा गया है, जैसे आपके दादाजी ने, आपके बड़ों बूढ़ों ने बताया होगा कभी। तो वैसे ही था कि उस टाइम पे पुराणों की भी बहुत मान्यता थी, जिसके अंदर पता हिंदू के टेक्स्ट वगैरह लिखे जाते थे, स्टोरीज़ वगैरह लिखी जाती थी कि कैसे उनके भगवान थे और कैसे उनकी देवियाँ वगैरह थी। पुराण में ही पता चलता है उनके बारे में। द पुराण वर रिटन इन संस्कृत एंड हेल्प दी स्प्रेड हिंदुज़म थ्रू आउट द इंडिया। पुराणों के द्वारा ही ना क्या था कि संस्कृत में लिखे गए थे ये पुराण, और हिंदुज़म को बढ़ावा देते थे, बताते थे कि हाँ हिंदू धर्म है क्या। पुराणों के द्वारा ही मदद मिलती है हमें हिंदू धर्म के बारे में जानने के लिए। इन एडिशन टू लिटरेचर द गुप्ता पीरियड वॉज ऑल्सो सॉ एडवांसमेंट इन द साइंस एंड मैथमेटिक्स। क्या है, क्या अगर लिटरेचर के अलावा भी हम देखें तो जो साइंस है और मैथमेटिक्स है उसको भी एक उन्नति मिली थी इस टाइम पे। द फेमस मैथमेटिशियन आर्यभट्ट लिव ड्यूरिंग दिस टाइम एंड मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। जो इस टाइम की बात हो रही ना, इस टाइम पे ना आर्यभट्ट भी थे जो कि बहुत फेमस थे, मैथमेटिशियन थे ना ये गणित के, और ये इसी टाइम पे रहते थे, जीते थे, और इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में। इन्होंने जीरो का आविष्कार किया था, आपको पता भी हो, तो एस्ट्रोनॉमी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ही calculated the value of pi and also accurately predicted ellipses। क्या है, इन्होंने ही, आपको पता है कि इन्होंने ही पाई की वैल्यू दी थी, और साथ ही में अब ये एलिप्सिस मतलब ग्रहण के बारे में भी भविष्यवाणी इन्होंने ही करी थी। ओवरऑल गुप्ता पीरियड वॉज टाइम ऑफ ग्रेट कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ इंडिया। क्या है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो गुप्ता पीरियड ना बहुत ग्रेट कल्चर का था, और इसमें इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी हुई इंडिया की। द पैट्रोनेज ऑफ आर्ट बाय द गुप्ता पीरियड एम्पायर्स लीड टू द फ्लरिशिंग ऑफ लिटरेचर, वाइल एडवांसमेंट इन द साइंस एंड मैथमेटिक्स हेल्प टू ले द फाउंडेशन ऑफ द फ्यूचर डिस्कवरीज। क्या है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या है कि ये आर्ट के भी कल्चर, आर्ट को भी संरक्षण देते थे, और इन्हीं के आर्ट के वजह से ये लिटरेचर भी फला फूला खूब, और मैथमेटिक्स और साइंस को भी उन्नति मिली, बढ़ावा दिया, और यही हमारी फ्यूचर डिस्कवरीज में मदद करता है। तो ये आप लिख सकते हैं, इतना पूछ लेते हैं कभी कभी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ठीक है आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 क्या कह रहा है, जेंडर रिलेशन इन अर्ली मेडिवियल इंडिया। क्या है, इंडिया के अंदर जब अर्ली मेडिवियल टाइम था उसमें जेंडर रिलेशन कैसे थे वो बताने हैं आपको, मतलब मेल फीमेल में क्या सिमिलैरिटीज़ थी, डिससिमिलैरिटीज़ थी, या जो भी जेंडर से रिलेशन था वो आपको इसमें लिख के बताना है उस टाइम का, मेडिवियल टाइम का। ठीक है, पहले हेडिंग डालेंगे आप, जेंडर रिलेशन इन अर्ली मेडिवियल इंडिया, फिर स्टार्ट करेंगे आपका आंसर। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड वुमेन हैड अ सिग्निफिकेंट रोल इन दी सोसाइटी। इस टाइम पीरियड में अगर देखा जाए तो वुमेन का बहुत सिग्निफिकेंट रोल था अपनी सोसाइटी के अंदर। दे वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सच एज फार्मिंग, वेविंग एंड ट्रेडिंग। क्या है, जो ये वुमेन थी उस टाइम पे ये एक्टिवली इन्वॉल्व थी हर एक एक्टिविटी के अंदर। उस टाइम पे ये खेती बाड़ी में भी हेल्प कराती थी अपनी फैमिली की, कढ़ाई बुनाई भी करती थी, और उद्योग भी चलाती थी अपना, ठीक है, ट्रेडिंग भी करती थी। इन फैक्ट सम वुमेन इवन ओन देयर ओन बिजनेसेस और एंड वर कंसिडर्ड अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। क्या है, अगर जो वुमेन ज़्यादा अमीर घर से आती थी उनको अगर देखा जाए तो वो उस टाइम पे कुछ टाइप का अपना बिजनेस भी चलाती थी, उद्योगपति कहलाती थी, और ठीक है। However, despite these economic contribution, women still faced discrimination and were often subjected to the
पार्टियार्शियल नॉर्म्स क्या है, इतनी चीज़ें करने के बाद भी जैसे वुमेन कंट्रीब्यूट कर रही है अपना इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर अपनी फैमिली को, इतनी चीज़ें करने के बाद भी उसको फेस तो करना पड़ेगा भेदभाव ही। उस टाइम पे भी वो भेदभाव ही फील करती थी, भेदभाव ही देखती थी। और जो अपने कुलपति होते थे, मतलब अपने बड़े बुजुर्ग, उनसे भी उसको सुनने को मिलता ही रहता था। फॉर एग्जाम्पल, देयर मोबिलिटी वॉज रिस्ट्रिक्टेड एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू बी सबमिसिव टू देयर हस्बैंड। क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो उस टाइम पे क्या था कि उन पे बहुत रेस्ट्रिक्शन थी, बहुत उन पे पाबंदियाँ लगाई जाती थी कि भाई ये यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती, और उनसे ये फील किया जाता था कि वो बिल्कुल विनम्र तौर पे रहे, मतलब बिल्कुल नर्म स्वभाव रखे अपने हस्बैंड के तरफ। ठीक है, तो इस टाइप से रखते थे। तो आप जो भी मैंने पहले भी बताया उसमें भी आप ये आंसर ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये सिर्फ आपको समझ लीजिए मोटा मोटा बता रही हूँ। आपको इसको एक्सपेंड करके लिखना है, बढ़ा चढ़ा के लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपको 200-250 वर्ड का तो यही है शॉर्ट नोट, और वो 500 वर्ड का था, तो 500 वर्ड 200 वर्ड समझ लीजिए, आपको काफ़ी सारा लिखना है इसमें। मैं इतना सारा एक एक को बताऊँगी तो आपको ये 8-10 क्लास लग जाएंगी। ठीक है, इसीलिए मैं मोटा मोटा बता रही हूँ, आप इसको बढ़ा चढ़ा के लिखेगा। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस वुमेन स्टिल मैनेज टू मेक देयर मार्क इन द पॉलिटिकल एरिया। क्या है, इतने चैलेंजेस होने के बावजूद भी क्या हुआ कि वुमेन ने अभी भी अपने डिफरेंट टाइप के पॉलिटिकल एरिया में भी अपना नाम बनाया। सम इवन पोजीशन टू पावर एंड इन्फ्लुएंस सच एज द क्वीन और अ चीफ एडवाइज़र टू द किंग। क्या है, जो बड़े घर से आती थी ना, ये उन्हीं के साथ होता था कि जो किंग है, किंग के एडवाइज़र बन गए या क्वीन बन गई, क्योंकि बड़ी बड़ी जो राजाओं की बेटियां होंगी वही तो क्वीन बन सकती हैं किंग की। तो वो लोग थी कि जो अपने पॉलिटिकल एरिया में भी उभर के आई थी, और उन्होंने किंग के साथ एक एडवाइजरी की तरह भी काम करा, चीफ एडवाइजरी की तरह। ठीक है, इन टर्म ऑफ एजुकेशन वुमेन हैड एसेस टू लर्न सेंटर्स एंड वर एनकरेजेस टू परस्यू नॉलेज। क्या है, जो अमीर घर से थी ना, घराने से थी, जो वहाँ के राजा महाराजाओं की बेटियाँ थी, उनको क्या था कि एजुकेशन के तौर पे उनको इनकरेज भी किया जाता था कि तुम अपनी पढ़ाई करो, आगे अपने जो भी डिफरेंट टाइप के करियर में जाना है वो परस्यू करो, बोला जाता था। दिस वर स्पेशली ट्रू फॉर वुमेन हु वर फ्रॉम हेल्दी फैमिली who could afford प्राइवेट ट्यूटर्स। क्या है, ये अगर स्पेशली देखा जाए तो ये सिर्फ उन्हीं फैमिलियों की वुमेन को बोला जाता था जो वेल्दी फैमिली से आती हैं, बढ़िया पुष्ट फैमिली से आती हैं, और वो खुद के प्राइवेट ट्यूटर्स को भी अफोर्ड कर सकती हैं, उन्हीं को एजुकेशन मिलती थी। ओवरऑल जेंडर रिलेशंस इन अर्ली मेडिवल इंडिया वर कॉम्प्लेक्स एंड वेरी डिपेंडिंग ऑन दी सोशल क्लास और रीजन। क्या है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो जेंडर रिलेशन मेडिवल टाइम पे कैसा था कि डिपेंड करता था कि वो कौन सी क्लास से, कौन से रीजन से बिलोंग करती है वुमेन, उससे उसको इज्जत और सारी चीज़ें दी जाएंगी। वाइल वुमेन फोर्स फेस्ड challenges and discrimination, they also had opportunities for economic and political empowerment। क्या है, इतना फेस करने के बाद भी, भेदभाव फेस करने के बाद भी वुमेन ने डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को उभार के दिखाया। ठीक है, तो ये आप इसको बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे। ठीक है, मैं ये मोटा मोटा ये बता रही हूँ आपको, आप हिंदी में पढ़ लेना इसको, जो भी हिंदी मीडियम के हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट।